हम विनोद पांडे के घर में बैठे ही थे कि अचानक मेरी गर्दन से कोई सख्त चीज टकराई। उसके साथ ही मैंने विजय को भी चौंकते हुए देखा। कोई सर्द लहजे में बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना दोनों को छलनी कर दिया जाएगा। फिर पीछे से ही किसी ने बहुत माहिराना अंदाज में हमारी तलाशी ली और हमारे रिवॉल्वर निकाल लिए। फिर बोला, अब तुम दोनों सर पर हाथ रखो और उठकर मेरी तरफ घूम जाओ। मैंने घूम कर देखा, पीछे 2 गैर मुल्की खड़े थे, मगर दोनों मेरे लिए अजनबी थे। उनके हाथों में रिवॉल्वर थे। अचानक विजय ने उनमें से एक पर छलांग लगा दी। वो गैर मुल्की औंधे मुंह गिरा। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और विजय चीखता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। मेरा दिल उछलकर गोया हलक में आ गया। न जाने विजय को कहाँ गोली लगी थी। जिस आदमी पर विजय ने हमला किया था वो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल भी नहीं था। वो फर्श पर पड़ा हुआ हाथ पांव पटक रहा था। दूसरे आदमी ने कीनातोज नजरों से मुझे घूरा और रिवॉल्वर से मेरे सीने का निशाना ले लिया। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि उस पर फायर कर सकता। उसके इशारे पर मैंने रिवॉल्वर फेंक दिया। उसने करख्त लहजे में कहा, बस महाराज, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अपने हाथ ऊपर उठा लो और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। मैंने उसे कहरालूद नजरों से घूरा और हाथ उठाते हुए कहा, तुम हो कौन और क्या चाहते हो? वो मजे का खेज लहजे में बोला, वाह भाई वाह। अब चोर भी घर वालों से पूछने लगे कि तुम कौन हो। मैंने जवाब में उसे इंतहाई गलीज गाली से नवाजा और धाड़ कर बोला, हरामजादे, मैं तुझे चोर दिखाई दे रहा हूँ? मेरा मकसद उसे मुश्तइल करना था। मुश्तइल होकर आदमी अपने हवास खो बैठता है और वो कोई ऐसी हरकत जरूर करता है जो उसके लिए नुकसानदेह हो। मगर मुझे मायूसी हुई। वो मुझे चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, ये चाल बहुत पुरानी है महाराज, इन गालियों से मैं तैश में आने वाला नहीं हूँ। फिर वो लहजा बदल कर बोला, मैंने कहा था कि दीवार की तरफ मुंह करो, क्या तुम सीधी तरह बात नहीं समझते? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मारना है तो सीने पर गोली मारो। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मुझे गोली नहीं मारेगा, वरना अब तक मार चुका होता। फजूल बातों में वक्त जाया न करता। वो बिफर कर बोला, ये मत समझना कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। मैं 5 तक गिनूंगा, तुमने दीवार की तरफ मुंह न किया तो वाकई गोली मार दूंगा। 1। उसने रिवॉल्वर वाले हाथ को हरकत देकर कहा। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम चाहे 5 तक गिन लो, मगर मैं पीठ पर गोली नहीं खाऊंगा। रिवॉल्वर वाले का चेहरा मस्क हो गया। बोला, तो फिर सीने पर गोली खाओ। ये कहकर उसने रिवॉल्वर के ट्रिगर पर उंगली का दबाव कुछ बढ़ा दिया। मैंने चीख कर कहा, नहीं विजय, ये बहुत पुराना हरबा था मगर कभी कभी कामयाब रहता था। असल में इसकी कामयाबी का इन्हिसार इसे इस्तेमाल करने वाले की अदाकाराना सलाहियत पर था। मेरे अंदाज में कुछ ऐसी बेसाख्तगी और घबराहट थी कि एक लम्हे को रिवॉल्वर बरदार भी गड़बड़ा गया। मेरे लिए वही एक लम्हा बहुत था। मैंने अचानक उस पर छलांग लगाई मगर उसे पकड़ने में कामयाब न हो सका और अपने ही जोर में दूसरी तरफ निकल गया। रिवॉल्वर बरदार बहुत फुर्ती से जमीन पर लेट गया। झुंझलाहट के बावजूद मैं उसकी फुर्ती पर अशश कर उठा। मैं सूरत से पलटा तो उसके फुर्तीलेपन का सबब मेरी समझ में आ गया। उसकी नजर चूकते ही विजय ने लेटे ही लेटे उसकी पिंडलियों पर राउंड किक मारी। किक इतनी जोरदार थी कि वो धड़ाम से पुश्त के बल जमीन पर गिरा। जब तक मैं पलटा, विजय उसके सीने पर सवार हो चुका था। विजय ने उसका रिवॉल्वर वाला हाथ मजबूती से थाम रखा था। मैंने आगे बढ़कर रिवॉल्वर वाले के सर पर जोरदार लात मारी। दूसरे ही लम्हे उसका जिस्म ढीला पड़ गया। आंखों की पुतलियां चढ़ गईं और वो उखड़े उखड़े सांस लेने लगा। उसे छोड़कर मैं विजय की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके दाएं शाने से खून बह रहा था और पूरी आस्तीन खून में तर थी। मैंने पूछा, तुम ठीक तो हो विजय? विजय ने हंसकर अपने कर्ब को दबाना चाहा। बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे बेवकूफ बनाने के लिए मैंने बेहोश होने की एक्टिंग की थी और किसी ऐसे ही वक्त के इंतजार में था जब इसकी नजर जरा चूके। विजय ने रिवॉल्वर बरदार की तरफ इशारा किया जो बिल्कुल साकित पड़ा था। उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था और आंखें भयानक अंदाज में फटी रह गई थी। मैंने झुककर उसका जायजा लिया और विजय से कहा, यह भी अपने अंजाम को पहुंचा। यह सुनकर विजय यूं मुस्कुराया जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया हो। उसका खून तेजी से बह रहा था और हर गुजरने वाले लम्हे के साथ उसकी हालत बिगड़ रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसका जख्म देखने की कोशिश की तो वो बोला, मेरी फिक्र मत करें कामरान साहब, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। आप पहले वो काम करें जिसके लिए यहाँ आए थे। मैंने तशवीश से कहा, कम से कम अपने बाजू पर पट्टी तो बंधवा लो। विजय जबरदस्ती हंसकर बोला, अरे कामरान साहब, मेरी मरहम पट्टी से ज्यादा जरूरी आपका काम है। हम इस वक्त दुश्मनों के इलाके में हैं, इसलिए इन चोंचलों को रहने दें। परेशान ना हो, मैं मरूंगा नहीं। मैं इतना खुदगर्ज नहीं था कि एक ऐसे आदमी की जान दाव पर लगाता जिसने मेरी खातिर गोली खाई थी। वो महज मेरी ही वजह से इस हाल को पहुंचा था। मैंने विजय के हाथों हलाक होने वाले के गले से मफलर घसीटा और विजय के मना करने के बावजूद उसके जख्म पर बांध दिया। इस काम से फारिग होकर मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसकी खोखली चौखट में वो दस्तावेजात और माइक्रोफिल्में पोशीदा थीं।
विजय की हालत अब कदरे बेहतर थी। वो रिवॉल्वर लिए हुए चौकन्ने अंदाज में मेरे पीछे पीछे चल रहा था। अब मसला उस चौखट में से चीजों का निकालना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उन चीजों को कैसे निकालूं। फिर मैंने वो चौखट ही तोड़ने का फैसला कर लिया। मेरा अंदाजा था कि वो चीजें खोखली चौखट में फर्श के नजदीक होंगी। मैंने झुककर चौखट के निचले हिस्से पर खड़ी हथेली से जोरदार जरब लगाई। चौखट का वो हिस्सा उछलकर दूर जा गिरा। उसके साथ ही मेरी मतलूबा अशिया भी बाहर आ गई। मैंने झपट कर वो चीजें उठाई और जैकेट के अस्तर में लगी हुई खुफिया जेबों में रख ली। अब वहां से निकलने का मसला था। फायरिंग की आवाज दूर दूर तक गई होगी। मुझे यकीन था कि बाहर गांव वाले जमा हो चुके होंगे। फिर मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा और कोई चीख कर बोला, दरवाजा खोलो, अंदर कौन है? विजय बुरी तरह चौंक उठा और सरासीमगी से इधर उधर देखने लगा। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। मेरा अंदाजा था कि बाहर 2-4 नहीं बल्कि गांव के बहुत से आदमी होंगे। मैं उनसे तसादुम मोल लेना नहीं चाहता था। वो बेचारे मासूम और बेगुनाह लोग थे। मैं नहीं चाहता था कि उनमें से कोई मारा जाए। मैंने टपट कर कहा, भाग जाओ, पुलिस के काम में रोड़े मत अटकाओ। फिर मैंने आगे बढ़कर अचानक दरवाजा खोल दिया। हस्बे तवक्को बाहर लाठियों और कुल्हाड़ियों से मुसल्ला 25-30 आदमी खड़े थे। मुझे देखकर वो सहम कर पीछे हट गए। मैंने एक नौजवान से पूछा, यहाँ किसी घर में टेलीफोन है? उसने नफी में सर हिलाया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो जल्दी से बोला, राम प्रसाद साहब। मैंने नरम लहजे में कहा, देखो राम प्रसाद, यहाँ 2 आदमी हमारे हाथों मारे गए हैं। वो बहुत खतरनाक बदमाश थे और हम लोग बहुत दिनों से उनकी खोज में थे। तुम ऐसा करो कि कुछ आदमी लेकर यहीं खड़े हो जाओ, किसी को भी अंदर मत जाने देना। मैं थाने जाकर इसकी खबर करता हूँ। राम प्रसाद ने सीना तान कर कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो साहब, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। मैंने जेब में हाथ डालकर 10-10 के कुछ नोट निकाले और राम प्रसाद की तरफ बढ़ा दिए। कहा, ये रख लो, अगर काम ठीक तरह किया तो और इनाम भी मिलेगा। उसने हिचकिचाते हुए नोट ले लिए। मैंने विजय को मुखातिब किया, चलो इंस्पेक्टर वर्मा। फिर हम दोनों तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। हम वापस पहुंचे तो रात के 2 बज चुके थे। एहसान ने फौरन ही डॉक्टर को बुला लिया। उसने विजय के बाजू से गोली निकाल दी थी और बताया था कि गोली से हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा है। फिर उसने विजय को किसी मुसक्कन दवा का इंजेक्शन लगा दिया और अब वो गहरी नींद सो रहा था। तैमूर भी सोने जा चुका था। सिर्फ कांता मेरे पास थी। दस्तावेजात और माइक्रोफिल्म्स मिलने के बाद मैं बहुत खुश था और खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। कई माह की मेहनत आज रंग लाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। अब दूसरा मरहला इन चीजों को बाहिफाजत मुल्क से बाहर निकालने का था। मैंने विजय को सख्ती से मना कर दिया कि वो इन चीजों के बारे में किसी को न बताए। वापस पहुंचने तक विजय पर नीम बेहोशी तारी थी। मैंने अलबत्ता एहसान से यही कहा था कि मुझे मतलूबा चीजें नहीं मिल सकी। कांता ने मुझे चौंका दिया। बोलिए, किन सोचों में गुम हो? मैंने कहा, सोच रहा हूं कि मैं खामखा यहाँ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे अब वापस जाना चाहिए। वो हंसकर बोली, कहाँ जाओगे? मैंने तवील सांस लेकर कहा, अपने मुल्क। वो मुस्कुराई और तंजिया अंदाज में बोली, तुम्हारा कौन सा मुल्क है? वो मुल्क जहां तुम्हारे सर की कीमत लगी हुई है, जहां की हुकूमत तुम्हारे खून की प्यासी है, वहीं जाने को बेचैन हो। मुझे कांता का ये अंदाज नागवार गुजरा। मैंने तल्ख लहजे में कहा, तो यहाँ कौन से मेरे लिए फूलों के हार हैं? यहाँ की हुकूमत भी मेरे खून की प्यासी है। अपने वतन में मरूंगा तो कम से कम ये तो होगा कि वहां की मिट्टी में दफन हो सकूंगा। जब मरना ही है तो फिर अपनों के हाथों क्यों न मरा जाए। कांता भी एकदम संजीदा हो गई। बोली, ये अचानक तुम मरने पर क्यों आमादा हो गए? मैंने हंसकर कहा, कोई अपनी खुशी से क्यों मरता है, मगर हम जैसे लोगों का आखिर यही अंजाम होता है। मैंने आज तक किसी भी दहशतगर्द को तबई उम्र पाते नहीं देखा। कांता ने पूछा, क्या पाते नहीं देखा? तुम जरा मुझसे आसान उर्दू में बात क्या करो, इतनी मुश्किल उर्दू मेरी समझ में नहीं आती। मैंने आंखें मूंद कर कहा, अच्छा अभी तुम जाकर सो जाओ, सुबह तुम्हें आसान उर्दू में समझाऊंगा। बोली, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, मैं अभी यहीं बैठी हूँ। मैंने करवट बदलते हुए कहा, बैठी रहो, मुझे वाकई नींद आ रही है। बोली, मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं ज़हनी तौर पर यकसू होकर सोचना चाहता था। जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया था वो पूरा हो चुका था। अब सिर्फ यहाँ से निकलने का मसला था। फिर मुझे ग्लोरिया का ख्याल आया। वो बेचारी न जाने कहाँ भटक रही थी। मैं उसे छोड़कर जा भी नहीं सकता था। ये तो खुद गर्जी की इंतहा होती। तैमूर और ग्लोरिया सिर्फ मेरी वजह से तो इंडिया आए थे। बेशुमार मौक़ों पर इन्होंने मेरी जान बचाई थी। मुझे ग्लोरिया पर भी गुस्सा आया कि वो अचानक इतनी कम अक्ल कैसे हो गई कि अपने तौर पर हमें तलाश करने में नाकाम रही थी। फिर मैंने खुद ही ख्याल को मुस्तरद कर दिया। वो इतनी कुंद ज़हन हरगिज़ नहीं थी। यकीनन वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी, वरना अब तक हमसे आ मिली होती।
अब मैं एक दिन भी इस मुल्क में रुकने का रवादार नहीं था, मगर ग्लोरिया ने मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी थीं। फिर मुझे कांता का ख्याल आया। वो पागल लड़की मेरी खातिर अपनी दौलत, जायदाद, मजहब और वतन सब कुछ छोड़ने पर आमादा थी। वो इतनी जज्बाती थी कि इनकार की सूरत में जान ले भी सकती थी और दे भी सकती थी। वो जुनून की हद तक मुझे चाहती थी। मैंने इस मसले पर बहुत गौर किया, मगर अब तक इसका कोई हल मुझे सुझाई न दिया। सच्ची बात तो यह है कि मैं खुद भी उसका आदी हो चुका था। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर पर बैठा हो। अगर फौरन ही कांता की मखसूस महक मेरी नाक से न टकराती तो मैं फुर्ती से कलाबाजी खाकर उसे दबोच लेता। जिन हालात में मेरे शब रोज गुजर रहे थे उनमें तो मैं अपने साय से भी भड़कने लगा था। मुझे कांता की इस हरकत पर गुस्सा भी आया कि वो या तो मेरे हाथों मारी जाती या शदीद जख्मी हो जाती। मैंने अचानक उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसने मेरे सर को हाथ लगाया। मैंने उसकी नर्म नाजुक कलाई थाम ली और झटका देकर उसे बिस्तर से नीचे उछाल दिया। उछालते वक्त मैंने ये ख्याल रखा कि उसे कोई चोट न लगे। फर्श पर फेंकने के बाद मैंने उसकी तरफ देखे बगैर जल्दी से रिवॉल्वर निकाल लिया। कांता के लहजे में वहशत थी। बोली, फायर मत करना कामरान, मैं हूं कांता। मैंने हैरत से दोहराया, कांता तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर मैं भड़क कर बोला, और ये क्या हरकत थी? अगर मैं भी फायर कर देता तो? वो मुस्कुराई, बोली, तो क्या होता, तुम्हारे हाथों से तो मुझे मौत भी कबूल है। मैंने उसकी नकल उतारी। कहा, तो फिर चीखी क्यों थी? फायर मत करना कामरान, ये मैं हूं कांता। बोली, तुम तो किसी अनजाने शख्स पर फायर कर रहे थे। ये सोचकर फायर करो कि मैं कांता को मार रहा हूं तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं झुंझला गया। कहा, आखिर तुम सो क्यों नहीं जाती? तुमने सारा दिन आराम किया है, मगर मेरा पूरा दिन भाग दौड़ और टेंशन में गुजरा है। वो हंसकर बोली, मगर वो भाग दौड़ बेकार तो नहीं गई ना? मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बोली, मतलब ये कि तुम वहां से खाली हाथ तो नहीं लौटे ना? मैंने बेजारी का मुजाहिरा किया। कहा, यही तो रोना है, सारी भाग दौड़ बेमकसद रही। कांता मुंह फुलाकर बोली, कम से कम मुझसे तो मत छुपाओ कामरान। मैंने बमुश्किल तमाम अपने इस्तराब पर काबू पाया। कहा, क्या छुपा रहा हूं तुमसे? कांता ने आहिस्ता से कहा, विजय ने एहसान को बताया है कि तुम वहां से वो चीजें ले आए हो। मैं अचानक उठकर बैठ गया। मैंने मुस्तरिब होकर पूछा, तुम ये बात कैसे कह सकती हो? विजय तो बेहोश है। कांता ने कहा, उसे 1 घंटा पहले होश आ चुका है। पूरी तरह होश में तो नहीं आया था, बस कुछ देर के लिए उसने आंखें खोली। नीम गनूदगी के आलम में उसने एहसान को बताया था कि कामरान वो डॉक्यूमेंट्स और माइक्रोफिल्म्स ले आया है। मैं उस वक्त वहीं मौजूद थी। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। मुझे एहसान पर भरोसा था, न हुमायूं मिर्जा पर। ये सब लोग अपने अपने मफाद के गुलाम थे। ये लोग यूं तो मुझे अपना दोस्त कहते थे, बराबरी का दर्जा देते थे, मगर मैं उनके लिए सिर्फ एक मोहरा था। ऐसा मोहरा जो जब तक कारामद रहता है बिसात पर मौजूद रहता है, अफादियत खत्म होते ही उसे पिटवा दिया जाता है। कांता ने मुझे इस तरह के आलम में टहलते हुए देख कर पूछा, इतने परेशान क्यों हो गए कामरान? मैं झुंझला गया। बोला, तुम नहीं समझोगी कांता, तुम जरा तैमूर को बुलाओ। कांता ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। बोली, इस वक्त? तैमूर को बुलाने गई तो दूसरे लोग भी खामखा सस्पेंस में मुब्तला हो जाएंगे। मुझे बताओ आखिर बात क्या है? मैंने कहा, उस हरामजादे विजय की वजह से मैं जीती हुई बाजी हार जाऊंगा। इन कागजात और माइक्रोफिल्म्स के लिए ये लोग कुत्तों की तरह मेरे पीछे लग जाएंगे। मैंने उस अहमक को मना भी किया था कि इन चीजों के बारे में किसी को न बताना। वो बोली, अरे विजय उस वक्त पूरी तरह होश में नहीं था, कह देना कि उसने कोई सपना देखा होगा। मेरा जहन तेजी से इस मसले पर गौर कर रहा था। अचानक मैंने वो चीजें कांता के पास रखने का फैसला कर लिया। इसमें भी बहुत बड़ा रिस्क था, मगर ये रिस्क तो बहरहाल मुझे मोल लेना था। कांता पर कोई शुबा भी न करता, क्योंकि सभी जानते थे कि उसका इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आहिस्ता से कहा, कांता आज मैं तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा हूँ। ये कहकर मैंने वो कागजात और माइक्रोफिल्म्स अपनी जैकेट की खुफिया जेब से निकाल ली। कहा, इनकी हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है। कांता ने कहा, 1 मिनट ठहरो, और वो फुर्ती से बाहर निकल गई। वापसी में उसने ज्यादा वक्त न लगाया। उसके हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक बैग था। उसने वो कागजात और माइक्रोफिल्म्स उस प्लास्टिक बैग में डाली और बैग को अपने पेटीकोट में उड़स कर सेफ्टी पिन्ने लगा दी ताकि बैग नीचे न फिसल जाए। फिर साड़ी अच्छी तरह बराबर करके उसने अपना तनकीदी जायजा लिया और हंसकर बोली, बताओ कामरान, कुछ मालूम हो रहा है कि मैंने कुछ छुपा रखा है? मैंने कहा, मालूम तो वाकई कुछ नहीं हो रहा। मैंने बहुत गौर से उसका जायजा लिया, मगर कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं हुई। मैंने कहा, ठीक है कांता, मगर एक बात जहन में रखना, इन चीजों की हिफाजत करना अब तुम्हारा काम है। मैं महीनों इन कागजात के लिए सरगर्दा रहा हूँ। न जाने कितने इंसान मेरे हाथों मौत के घाट उतर चुके हैं। इन्हीं चीजों की खातिर बेशुमार मर्तबा मौत बिल्कुल मेरे करीब से गुजरी है। कांता ने संजीदगी से कहा, मैं जानती हूँ कामरान, जब तक मैं जिंदा हूँ इन चीजों की तरफ कोई टेढ़ी नजर से देख भी नहीं सकेगा।
कांता के लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। मैंने तवील सांस लेकर कहा, थैंक यू कांता, तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अब अगर इजाजत हो तो मैं कुछ देर सो जाऊं? वो शोख लहजे में बोली, इजाजत है। मैं झुंझला गया। कहा, राजकुमारी साहिबा, आप यहाँ से दफा होंगी तो ये गुलाम सो सकेगा। कांता मुझे चिढ़ाने पर तुली हुई थी। बोली, जाते हैं मूर्ख, हाय तूने हमारी कदर ही ना की। मेरे दिल में आया कि कह दूं तुम्हारी कदर तो अब ग्लोरिया करेगी, मगर मैं खामोश रहा। उस वक्त तो उससे मैं एक अहम काम ले रहा था। क्या अजब कि वो इस मौके पर बिक जाती। यही सोचकर मैंने सिर्फ उससे इतना कहा, जाते वक्त लाइट ऑफ कर देना। कांता ने ज्यादा हुज्जत नहीं की, खामोशी से लाइट ऑफ की और नाइट बल्ब ऑन करके दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अचानक मुझे ख्याल आया कि इन दस्तावेजात और माइक्रोफिल्म्स के साथ कांता को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने जान जोखों में डालकर तो इन चीजों को हासिल किया था। मैंने अचानक उसे आवाज देकर रोक लिया। सुनो कांता। वो मुड़कर मुझे हैरत से देखने लगी, मगर बोली कुछ नहीं। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुम भी यहीं सो जाओ। न जाने उसने तंज किया था या वाकई उसे तशवीश थी। बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है कामरान? उसके लहजे से मुझे अंदाजा नहीं हो पाया। मैंने कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मगर वो तंजिया अंदाज में बोली, मगर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए कि मेरे पास वो कागजात और दूसरी चीजें हैं। मैंने कहा, मुझे गलत मत समझो कांता, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस वक्त हम कितने खतरनाक लोगों के दरमियान हैं। अगर उन्हें तुम पर शुबा भी हो गया तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। कांता ने अजीब से लहजे में कहा, ठीक है, चलो यूं ही सही। और वो दरवाजा लॉक करके पलट आई। मैंने जैकेट की जेब से अपना रिवॉल्वर निकाल कर तकिए के नीचे रखा। पिंडरियों पर चमड़े के कवर बांधकर उनमें बारीक फल वाले खंजर एहतियात से लगाए। खंजरों के वो कवर दरअसल तैमूर ने खुसूसी तौर पर बनवाए थे। मेरी फरमाइश पर एक जोड़ा उसने मुझे भी बनवा दिया था। उनकी खुसूसियत ये थी कि हर कवर में बैक वक्त 4 खंजर आते थे, मगर चलने फिरने और उठने बैठने में तकलीफ नहीं होती थी। मैंने अपना ब्रीफकेस खोलकर उसमें से फोल्डिंग राइफल निकाली और उसे असेंबल करने के बाद दाएं तरफ फर्श पर रख दिया। कांता तंजिया अंदाज में बोली, अब एक तोप और टैंक की कसर रह गई है, कहो तो वो भी मंगवा लूं? ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब में किसी लश्कर से मुकाबला करोगे। मैंने संजीदगी से कहा, बस अब सो जाओ, मैं कल सुबह हर कीमत पर यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। फिर मैं आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। न जाने कब मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो कांता कमरे से गायब थी। मैं झपट कर उठ बैठा। वॉल क्लॉक में 11 बज रहे थे। मैंने उठकर खिड़की का पर्दा थोड़ा सा सरकाया तो धूप की एक लकीर सी कमरे में बन गई। उसी वक्त कांता बाथरूम से बरामद हुई। वो नहा धोकर निखरी निखरी लग रही थी। वो गुनगुनाती हुई ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी तो मैं बाथरूम में घुस गया। वहां से फारिग होकर निकला तो न सिर्फ नाश्ते की ट्रॉली मौजूद थी, बल्कि तैमूर और एहसान भी मौजूद थे। वो दोनों नाश्ता कर चुके थे। हम लोग नाश्ते से फारिग हुए तो एहसान ने कहा, यार कामरान, रात वो विजय अजीब बातें कर रहा था। मैंने पूछा, विजय का क्या हाल है? उसे होश कब आया? तैमूर ने कहा, वो अभी थोड़ी देर पहले जागा है और अभी अभी नाश्ते से फारिग हुआ है। वो रात एहसान से कह रहा था कि हम लोगों ने बाजी जीत ली। मैंने हंसकर कहा, वाकई? काश हकीकत में ऐसा होता। मैंने मायूसी की अदाकारी करते हुए कहा। फिर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। कहा, चलो जरा विजय की खैरियत मालूम कर लें। मैंने जैकेट पहनी। तैमूर और एहसान दरवाजे की तरफ मुड़े तो मैंने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाल कर जैकेट की अंदरूनी जेब में रख लिया। विजय का ऊपरी जिस्म बरहना था और उसके शाने पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराया। मेरा दिल चाहा कि उसके मुंह पर इतना जोरदार हाथ मारूं कि जिंदगी भर मुस्कुराने के काबिल न रहे। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वाह भाई वाह, एक ही गोली में तुमने बिस्तर पकड़ लिया। तुम्हें इतना नाजुक नहीं समझता था मैं। कांता हंसकर बोली, तुम बिस्तर की बात कर रहे हो? वही एक गोली अगर इनके सीने पर लगती तो ये अर्थी पर पहुंच जाते। वो सचमुच की गोली थी कामरान साहब, कोई कांच की गोली नहीं थी। मैंने हंसकर कहा, तुम तो जज्बाती हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। हमारी मोहब्बत में रहकर कांता भी अब मक्कारियां सीखती जा रही है। ये मक्कारी ही तो थी। वो विजय की तरफदारी करके न जाने क्या साबित करना चाह रही थी। विजय अफसुर्दगी से बोला, मुझे गोली लगने का अफसोस नहीं है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि हम वहां से खाली हाथ लौटे हैं। उसकी बात पर मैं बुरी तरह चौंक गया, मगर मैंने जाहिर न किया। एहसान भी चौंक कर उसे देखने लगा। मैंने भी अफसुर्दा मुस्कुराहट का मुजाहरा करते हुए कहा, इसमें इतनी उदासी की तो कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता ही रहता है। अफसोस तो मुझे भी है, मगर मैं मायूस नहीं हूँ। एहसान ने कहा, मगर रात तो तुम कह रहे थे कि तुम लोग वो चीजें वहां से ले आए हो। विजय ने हैरतज़दा होकर पूछा, मैं कह रहा था? रात की तो कोई बात मुझे याद नहीं है, बस इतना याद है कि कामरान साहब ने मुझे गाड़ी में बिठाया था, फिर शायद कोई डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा रहा था। कांता खिलखिलाकर हंसी और बोली, तुम शायद बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहे थे। विजय ने सर झटक कर कहा, मुझे तो कुछ याद नहीं है।
तैमूर ने कहा, तुम आराम करो। फिर एहसान से मुखातिब हुआ, बोला, विजय को ब्लड की जरूरत है, इसके लिए फौरी तौर पर ब्लड का इंतजाम करो। एहसान ने कहा, इसे अब तक 3 बोतल खून दिया जा चुका है, डॉक्टर कहेगा तो मजीद ब्लड का इंतजाम हो जाएगा।